स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंजना विश्वास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और इस सीरीज के अंतर्गत हमने क्लास 6 की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कंप्लीट भी कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अब हम कवर कर रहे हैं क्लास 6 की पुस्तक जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को, और इसका हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक कवर कर लिया है। और इस वीडियो में हम इसके लास्ट चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले के चैप्टर में हमने ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका को पढ़ा था, जहां हम लोगों ने देखा था कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनकी आजीविका किस प्रकार की होती है और वो अपने जीवन निर्वाह के लिए किस प्रकार के काम करते हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आजीविका किस प्रकार की होती है। आजीविका का मतलब होता है लोग अपने जीवन यापन के लिए जिस भी प्रकार का काम करते हैं वो उनकी आजीविका कहलाती है। तो आइए, सबसे पहले हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे भारत देश में शहरों की संख्या 5000 से अधिक है। वहीं अगर हम महानगर की बात करें तो हमारे भारत देश में 27,000 महानगर हैं। और अगर हम जनसंख्या को देखें तो महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। वहीं फ्रेंड्स, हमने जब पिछले चैप्टर को पढ़ा था तो हमने जाना था कि हमारे भारत देश में गाँव की संख्या कितनी है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि हमारे देश में गाँव की संख्या कितनी है। हम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि सड़क के किनारे बहुत सारे लोग कुछ सामान बेचते रहते हैं। बहुत सारे लोग सब्ज़ी बेचते हैं, कुछ लोग खिलौने बेचते हैं। कहने का तात्पर्य है कि शहर में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि सड़कों के किनारे अपना काम करते हैं, जिसमें से कुछ सामान बेचते हैं, कुछ चीज़ों की मरम्मत किया करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे सभी लोग जो कि सड़क के किनारे कोई सामान बेच रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ की मरम्मत कर रहे हैं तो वो स्वरोजगार में लगे हैं। स्वरोजगार का मतलब होता है खुद का रोजगार, यानी कि वो किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो भी अपना व्यवसाय चुना है वो स्वेच्छा से चुना है और अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और वहीं यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि सड़क के किनारे जो लोग होते हैं वो सब्जी बेचने का काम करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं शहर में जो कि ऑटो रिक्शा या फिर रिक्शा चलाते हैं। और भी बहुत प्रकार के काम होते हैं जो कि हमारे शहरी क्षेत्र में किया जाता है। हम लोग बहुत सारे काम ऐसे भी देखेंगे जो कि गाँव में भी किया जाता था और शहरों में भी लोग करेंगे। जैसे कि हमने देखा था कि बहुत सारे लोग नर्स थे, डॉक्टर थे और फिर शिक्षक भी थे। तो ये सभी काम शहर में भी होते हैं। शहरों में भी बहुत सारे शिक्षक होते हैं, बहुत सारी नर्स होती हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग अलग प्रकार के काम करेंगे और गांव में रहने वाले लोग अलग प्रकार के काम करेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग होंगे वो कुछ कामों को ज़्यादा प्रायोरिटी देकर करेंगे। जैसे कि हमने देखा था कि गाँव के जो लोग होते हैं वो कृषि पर ज़्यादा केंद्रित रहते हैं। लेकिन अगर हम शहर में बात करें तो यहाँ के लोग कृषि नहीं किया करते। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि हम कह सकते हैं विशेष तौर से गांव में किए जाते हैं, तो वहीं कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो कि विशेषीकृत तौर पे शहरों में किए जाते हैं। लेकिन वहीं बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि शहर और गाँव दोनों में किए जाते हैं। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। यानी कि जब अहमदाबाद शहर में एक सर्वे किया गया तो उसमें पाया गया कि जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनमें से 12% लोग ऐसे हैं जो कि सड़कों पर काम करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। यानी अभी तो हमने देखा कि अहमदाबाद शहर में 12% लोग जो थे वो सड़कों पर काम कर रहे थे। लेकिन अगर हम ओवरऑल अपने देश की बात करें तो लगभग 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। लेकिन फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचना, सड़क के किनारे, इन सब कामों को गैर कानूनी समझा जाता है। लेकिन बहुत सारे संस्थाएँ हैं जो कि अब इस मुद्दे को सामने ला रही है, क्योंकि हम इसे गैर कानूनी मानते हैं। लेकिन अगर हम संख्या देखें तो इनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि सड़क के किनारे काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसे गैर कानूनी मानकर उनको काम नहीं करने देंगे, हम उन्हें वंचित कर देंगे कि आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो, तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो अपनी आजीविका कहाँ से चला पाएंगे, फिर वो अपने परिवार का और अपना भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए बहुत सारे जो संस्थाएं हैं उन्होंने इस मुद्दे को सामने लाया है। और अब सरकार भी
इस फेवर में आ गई है कि चलो हम कानून को बदलने पर विचार करेंगे। कानून में बदलाव होने से इनका काम स्थायी की तरह हो जाएगा। यानी कि अगर सरकार कानून में बदलाव कर देती है, इसे गैर कानूनी जो अब तक वो मानते आ रही है उसे कानूनी रूप दे देती है, तो लोगों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो स्थायी रूप से अपना काम कर पाएंगे। उन्हें ये डर नहीं होगा कि अभी हम यहाँ पे सामान बेच रहे हैं और अगर नगर निगम आ गई तो वो हमें यहाँ से हटा देगी। उन्हें ये चिंता नहीं होगी और वो बेफिक्र होकर के आराम से अपना काम कर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है लेबर चौक के बारे में। फ्रेंड्स, सभी शहरों में एक लेबर चौक होता है जहाँ पे दिहाड़ी पर काम करने वाले मज़दूर और मिस्त्री एकत्रित हो जाते हैं और फिर जिन्हें भी इस प्रकार का काम करवाना होता है वो वहाँ पे जाता है और जिस प्रकार का काम होता है उसके हिसाब से पैसे बताता है कि हम इतने पैसे देंगे, आप हमारे ये काम कर दो। तो वहाँ पे जो दिहाड़ी पे काम करने वाले मज़दूर और मिस्त्री होते हैं वो उनके घर पे जा कर के वो काम कर देते हैं। तो इसीलिए एक लेबर चौक बनाया जाता है पूरे शहर में, ताकि वहाँ पे जितने भी मज़दूर हैं वो वहाँ पे चले जाएं और जिन्हें भी उनसे काम करवाना होगा वो वहाँ पे जाएंगे और अपना काम बताएंगे और उस हिसाब से पैसे दे करके वो अपना काम करवा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, शहर में जो लोग काम करते हैं उसे 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि इन दोनों क्षेत्रों में क्या क्या ऐसी बातें हैं जो कि एक दूसरे से भिन्न हैं और क्या अगर लोग इन दोनों क्षेत्रों में काम करते हैं तो उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है या फिर उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असंगठित क्षेत्र की। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग अनियमित रूप से काम करते हैं, यानी कि इनका जो काम होता है वो नियमित नहीं होता, ये अनियमित रूप से काम करते हैं। उनको काम तभी मिलेगा जब मालिक को ज़रूरत होगी। यानी कि अगर किसी के पास काम है तो वो व्यक्ति को बुलाएगा कि आप आओ हमारे यहाँ काम कर दो। अगर उनके पास काम नहीं है तो वो कहाँ से उसको काम देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनका काम जो होता है वो अनियमित होता है, उन्हें रेगुलर काम नहीं मिलता। साल के बचे हुए समय में उनको दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। यानी कि जिस समय मालिक उन्हें नहीं बुलाता काम करने के लिए, वो कहाँ से बुलाएगा, उसके पास काम ही नहीं होता तो वो बुलाएगा किस लिए। तो उस समय लोगों को क्या करना पड़ता है, दूसरे काम की तलाश करनी पड़ती है। यानी कि उन्हें कभी कभी मजदूरी भी करनी पड़ती होगी या फिर जिस भी क्षेत्र में उन्हें काम मिल जाए तो वो काम ढूंढते हैं और फिर उस क्षेत्र में काम करते हैं, क्योंकि उनका काम तो नियमित है नहीं। और काम उनका नियमित हो या अनियमित, आजीविका तो किसी तरीके से चलानी है और अगर वो बैठ जाएं, काम ना करें तो फिर दिक्कत हो सकती है। वो अपने परिवार का भरण पोषण कहाँ से करेंगे। तो बचे हुए समय में वो क्या करते हैं, दूसरे काम को ढूंढते हैं। इन्हें पैसे भी रेट से कम मिलते हैं और काम के घंटे भी तय सीमा से ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं करने पर उनको नौकरी से बाहर भी हो जाने का खतरा होता है। देखिए फ्रेंड्स, एक तो इनका काम अनियमित होता है और जब इन्हें काम मिलता भी है तो इनका जो रेट फिक्स होता है वो उससे भी कम पैसे पाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई कानून नहीं बनाया गया है, सरकार ने नियम बना के रखा है कि असंगठित क्षेत्र में भी अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसे पर मंथ इतनी सैलरी मिलेगी और उसे निम्न प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन क्या होता है ना कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में कितनी अधिक जनसंख्या है और बेरोज़गारी भी अपनी चरम सीमा पे है। तो लोग क्या कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति कहता भी कि नहीं हमें इतना पैसा में काम नहीं करना, आप हमें और पैसे दो, तो जो मालिक होता है वो कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम चले जाओ और मैं दूसरे व्यक्ति को रख लेता हूँ। और चूँकि लोगों को पैसे चाहिए होते हैं तो वो काम के घंटे को नहीं ध्यान देते और उन्हें जो भी पैसे मिलते हैं उससे वो अपना काम कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि अगर हम अब आवाज़ उठाएंगे कि हमें ज़्यादा पैसे चाहिए तो जो मालिक है हमें नौकरी से निकाल देगा। और उसके लिए तो बहुत सारे लोग वेट कर ही रहे हैं कि अगर कोई हटे तो हम वहाँ पे आ जाएं, चाहे उन्हें कम ही पैसा मिले। इसलिए कोई आवाज़ भी नहीं उठाता और कम रेट में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम संगठित क्षेत्र की बात करें कि जो लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनके साथ क्या होता है, तो देखिए, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग एक सुरक्षा के साथ काम करते हैं। इन्हें कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। यानी कि वैसे लोग जो कि संगठित क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। साथ ही उनका जो काम होता है वो नियमित होता है। उन्हें ये डर नहीं होता है कि हमें मालिक नौकरी से निकाल देगा। वो आराम से नौकरी करते हैं कि चलो कुछ भी हुआ हमें नौकरी से निकाला नहीं जाएगा।
अब इसका मतलब ये नहीं कि हम काम नहीं करेंगे, हम कुछ गलत तरीका करेंगे, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है कि वो निश्चिंत होते हैं कि उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, उन्हें ये चिंता नहीं होती कि हमें दूसरी जगह काम ढूंढना है। वो बेफिक्री से अपना काम करते हैं और साथ ही उन्हें बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो देखिए इनको क्या क्या सुविधाएं मिलती है। इनकी जो तनख्वाह होती है उसका एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। साथ ही इस बचत पर ब्याज भी मिलता है और नौकरी से जब वो सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें यह पैसा मिल जाता है। यानी कि इनकी जो सैलरी होती है उससे कुछ पैसे सरकार अपने पास रख लेती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बचत निधि में डाल देती है और उस पर ब्याज भी देती है। और जब वो लोग रिटायर होते हैं तो उन्हें वो पैसा दे दिया जाता है ब्याज के साथ। तो ये तो उनके लिए फ़ायदा है, लेकिन जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें ये बेनिफिट नहीं मिलता। और इन लोगों को इतवार को छुट्टी मिलती है और फिर राष्ट्रीय त्योहारों के दिन भी छुट्टी मिलती है। राष्ट्रीय त्यौहार हैं कौन कौन से? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, इन सब को हम लोग राष्ट्रीय त्यौहार कहते हैं। तो रविवार को और राष्ट्रीय त्यौहार के दिन इन्हें छुट्टी मिल जाती है। साथ ही इन्हें वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिल जाता है, जैसे कि कभी होली की छुट्टी मिल गई, कभी दिवाली की छुट्टी मिल गई। इस प्रकार की अलग छुट्टी भी इनको मिलते रहती है। लेकिन अगर हम असंगठित क्षेत्र की बात करें तो उन्हें इस बात की निश्चिंतता नहीं होती कि उन्हें छुट्टी मिलेगी ही। कभी कभी उन्हें छुट्टियों में भी काम करना पड़ता है। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारियों और उनके परिवारजनों के इलाज का भी खर्च उठाती है। तबीयत खराब होने की स्थिति में उन्हें छुट्टी मिल जाती है। यानी कि जो कंपनी होती है और यहाँ पे जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको क्या मिलता है? उनको बीमारी होने पे और उनके परिवार को किसी भी प्रकार के बीमारी होने पे इलाज करवाने की सुविधा उपलब्ध होती है। यानी कि अगर किसी कर्मचारी के घर में कोई बीमार पड़ गया या फिर कर्मचारी भी बीमार पड़ गया तो उसके इलाज का खर्च कौन उठाएगी? कंपनी उठाएगी। और ये किस क्षेत्र में होता है? संगठित क्षेत्र में होता है। और अगर काम करते समय किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई है तो उसे छुट्टी भी मिल जाती है, उसके लिए कभी कभी सैलरी भी नहीं काटी जाती। लेकिन असंगठित क्षेत्र में क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया और अगर उसने छुट्टी ली तो उसे सैलरी काट के मिलेगी और कभी कभी उन्हें बीमारी में भी काम करना पड़ता है ताकि उनका सैलरी कट ना हो। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अब चलिए अब हम एक बात जानते हैं महानगरों के विषय में। तो देखिए महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। यानी कि महानगर में अब कॉल सेंटर खुलने लगे हैं जो कि रोजगार का एक नया क्षेत्र बनकर उभरा है। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। फ्रेंड्स, आप सभी जब कूलर, टीवी या फिर किसी भी सामान को ख़रीदते हो तो उसमें एक नंबर दिया होता है कि आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हो कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें सुविधाएं दी गई हैं, या फिर अगर आपको उससे रिलेटेड कोई कंप्लेन करना है तो आप कॉल कर सकते हो। तो ये कॉल सेंटर वही होता है, ये एक केंद्रीकृत दफ्तर होता है जहाँ की एक ही जगह बैठकर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनते हैं और उनसे जुड़े सवालों की संबंधित उन्हें जानकारी प्रदान करते हैं। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यानी कि भारत की अगर हम बात करें तो कॉल सेंटर के क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियाँ बल्कि विदेशी कंपनियाँ भी अपने कॉल सेंटर खोलती है। यानी कि हमारे देश में सिर्फ भारतीय कंपनियाँ ही नहीं है बल्कि विदेशी कंपनियाँ भी आकर्षित हैं हमारे भारत देश में अपना कॉल सेंटर खोलने के लिए। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण क्या है वो भी हम जान लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, चूँकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो लोग कम वेतन पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि विदेशी कंपनियाँ हमारे भारत देश में कॉल सेंटर इसलिए खोलने के लिए आकर्षित होती है क्योंकि उन्हें अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर भी मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार हमारी जो पॉलिटी की सीरीज़ थी क्लास 6 वो ख़त्म होती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।